नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक की, जो भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक है। हाल ही में बैंक ने अपने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स घोषित किए हैं। लेकिन नंबर देखने से पहले समझते हैं बैंक का बिजनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मैनेजमेंट आने वाले समय को लेकर क्या सोच रही है और इन्वेस्टर्स के लिए इसका फ्यूचर कैसा दिखाई देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी और आज यह भारत के लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शामिल है। बैंक पूरे देश में अपनी ब्रांचेस, एटीएम्स और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों कस्टमर्स को सर्विस देता है। कैनरा बैंक का बिजनेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। बैंक होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई लोन और कॉरपोरेट लोन जैसी कई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट, बिजनेस, ट्रेजरी ऑपरेशंस और डिजिटल बैंकिंग भी इसकी इनकम से महत्वपूर्ण सोर्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में। कैनरा बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, नेशनल वाइड प्रेजेंस है। बैंक के पास बड़ी डिपॉजिट बेस होने की वजह से इसे लोन देने में आसानी होती है। पिछले कुछ वर्षों में बैंक ने डिजिटल बैंकिंग पर काफ़ी फोकस किया है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस लगातार बेहतर हुआ है। इसके साथ ही मैनेजमेंट ने एसेट क्वालिटी सुधारने और बैड लोन कम करने पर भी लगातार काम किया है। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों मजबूत हुई हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक की। मैनेजमेंट का मानना है कि भारत में क्रेडिट डिमांड आने वाले समय में मजबूत बन रहेगी। इसी को देखते हुए बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए लगभग 11% से 12% लोन ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। मैनेजमेंट का फोकस सिर्फ लोन बुक बढ़ाने पर नहीं बल्कि क्वालिटी लेंडिंग पर भी है, ताकि फ्यूचर में बैड लोन्स कंट्रोल में रहें। रिटेल बैंकिंग, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और कॉरपोरेट सेगमेंट्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग, फ्री इनकम और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगर इंडियन इकोनॉमी मजबूत रही तो कैनरा बैंक भी आने वाले क्वार्टर में स्टडी ग्रोथ दिखा सकता है। मैनेजमेंट के अनुसार इस क्वार्टर में बैंक का ओवरऑल बिजनेस मजबूत रहा। लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों पॉजिटिव रहे। एसेट क्वालिटी लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिली और बैड लोन्स कंट्रोल में रहे। मैनेजमेंट का कहना है कि आगे भी बैंक का फोकस हेल्दी ग्रोथ, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट्स और कंट्रोल्ड एनपीएस पर रहेगा। बैंक टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग में भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। अब बात कर लेते हैं कुछ रिस्क की। प्राइवेट सेक्टर्स बैंक के साथ कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट में बदलाव होने पर बैंक के मार्जिन पर भी असर पड़ता है। अगर इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी हो जाती है तो लोन डिमांड भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा बैंक को एसेट क्वालिटी लगातार मेंटेन करनी होती है, ताकि फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पर असर ना पड़े। अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। तो ईयर कंपैरिजन किया जाए तो सेल्स में 5% से ग्रोथ हुई है। एबिडा 23% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 3% से बढ़ा है और अर्निंग पर शेयर 62% से बढ़ा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सेप्शनल आइटम एक्सेप्शनल हैव बीन इग्नोर्ड। अच्छा, ये ईयर ऑन ईयर में इन्होंने बताया कि जो एक्सेप्शनल आइटम है उसको इग्नोर कर दिया है जून 2025 में जो माइनस में हुआ था। अब बात कर लेते हैं, हम देख लेते हैं इसके चार्ट को। तो 6 महीने का चार्ट निकालें तो 6 महीने में 17% से शेयर के भाव गिरे हैं। 1 साल में की बात की जाए तो 15% से शेयर की प्राइस बढ़े हैं। 5 साल की बात की जाए तो 314% का रिटर्न दिया है। काफ़ी शानदार रिटर्न है ये तो। एंड मैक्सिमम कर लेते हैं तो 2002 में जिसने शेयर खरीदे 9 रुपये 97 पैसे में, तो उसकी वैल्यू 127 रुपये की हो गई है। यानी 1197% का प्रॉफिट, लगभग माने तो 11 गुना पैसा हो गया है, आई थिंक, है ना। ठीक है।
अब इसके अलावा देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स। सबसे पहले देख लेते हैं की रेशियोस। तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो 1,15,387 करोड़ की है। करंट प्राइस 127 का है एंड पिछले एक साल में 163 का हाई बनाया है और 104 रुपये का लो बनाया है। बैंक का पी 5.81 का, जो काफ़ी शानदार है। इंडस्ट्री की बात की जाए तो 7.26 है, तो इंडस्ट्री पी से डिस्काउंट पर है। बुक वैल्यू की बात किया तो 136 का है, जबकि करंट प्राइस 127 का है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू हो जाता है 0.93, जो कि काफ़ी शानदार है। आरओसी की बात करें तो 6.52 दिखाई है एंड आरओई की बात की जाए तो 16.1, दोनों बढ़िया हैं। डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो 14.3 है। हालांकि बैंक का काम लोन से रिलेटेड होता है तो डेब्ट तो होता ही है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। पैग रेशियो की बात की जाए तो 0.32 है, जो कि काफ़ी शानदार है। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की है जो है 212, जबकि करंट प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा है 127 का, ये भी काफ़ी शानदार है। हम इसके देख लेते हैं चार्ट्स को। तो सबसे पहले पी का देखते हैं। तो मीडियन पी की बात करें तो 6.4 है, जबकि 5 पॉइंट कुछ था, ये था हमारा 5.81, तो मीडियन से लो पर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी सही है। और अब बात कर लेते हैं प्राइस टू बुक की। प्राइस टू बुक का मीडियन है 0.7 एंड आई थिंक ये ट्रेड कर रहा है 0.93। ये क्या हो गया, यहाँ पे कैसे आ गया, बैक कर लेता हूँ। हाँ, तो अब हमने बुक वैल्यू भी देख लिया। अब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो जून क्वार्टर में 32,957 करोड़ की सेल्स हुई है, जो कि पिछले साल 31,523 करोड़ की थी। फाइनेंशियल प्रॉफिट में पिछले साल -3,610 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस बार -172 है, तो काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा है। इसके अलावा जो पिछले साल अदर इनकम थी वो 8,886 थी करोड़ की, जो कि इस साल है 6,739। इसके अलावा जो मेन जो नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है जो पहले हुआ करता था 3,233 करोड़ का, वो इस बार 5,182 हुआ है, काफ़ी शानदार है। एंड इसके अलावा ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 2.69 का हुआ करता था, वो 1.57 है, यानी कि बैंक लगातार अपना एनपीए कम करती रही है एंड 1.57 आई थिंक यहाँ पे सबसे लो इनका एनपीए हुआ है, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा ये ग्रॉस एनपीए और ये नेट एनपीए की बात करें तो 0.63 है, वो भी घटते घटते 0.36, ये भी अब तक का जो है 2023 से अब तक का लोएस्ट है। तो कंपनी ने अपना एनपीए एंड ग्रॉस एनपीए दोनों कंट्रोल में किया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो मार्च 2015 में 43,000 का करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ करता था, जो बढ़ते बढ़ते पहले 44,000 हुआ, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। देन 41, इसके बाद ये आई थिंक 2 साल के लिए इनका रेवेन्यू कम हुआ। देन अगेन 2019 में 47, 49, देन 2021 में अगेन बहुत अच्छा जंप दिया 70,000 करोड़, देन 7,600 करोड़, फिर 85,000 एंड यहाँ पे मार्च 2024 में एक अच्छा जंप दिया यहाँ पे रेवेन्यू में। देन अगेन 1,21,000, 1,26,000, 1,27,000 लगातार इनकी रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल प्रॉफिट, जो -621 करोड़ के हुआ करते थे, जो नेगेटिव में था, वो इस साल पॉजिटिव में 1,400 मतलब 1,408 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ का जो दिखा रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, जो 2,931 करोड़ का था,
वो यहाँ पर तो थोड़ा नेगेटिव गया 2016 में, देन यहाँ पे थोड़ा कम ही था। मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 साल तक 2016 से 2020 तक कम ही रहा। देन 2021 में इन्होंने अच्छा जंप दिखाया, 2957 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया। देन 2022 में तो एकदम इन्होंने डबल कर दिया, 6158 करोड़। देन उसका फिर अगेन डबल किया इन्होंने, 11,345 करोड़। देन 15,000 करोड़, 17,000 करोड़, 19,700 एंड इस बार 19,828 करोड़ का ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो इन्होंने अच्छा काफ़ी प्रॉफिट ग्रोथ कर रहे हैं अच्छे से। हालांकि थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वार्टर है वो तो अच्छा आया है पिछले कंपैरिजन में, तो इसका नंबर नेट प्रॉफिट का थोड़ा इससे ऊपर होना ही चाहिए था। तो पता नहीं कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जून क्वार्टर में पिछले जून से कंपेयर करें तो यहाँ पर 3,233 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि यहाँ पर 5,100, मतलब सीधा 2,000 का अंतर है जून में, बट वहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो जो इनके रिजर्व्स थे 32,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1,15,000 करोड़ हो गए 2015 से, मतलब मान के चलो 10 साल में इन्होंने कितना कर दिया है, 1 2 3 गुने से, मतलब 4 गुने के आसपास कर दिया। इसके अलावा जो डिपॉजिट्स थे वो 4,85,000 करोड़ हुआ करते थे, वो 15 लाख हो गए हैं। 4 लाख से 15,000, ये भी तुम्हारा 3 गुना से ज़्यादा हो गया। इसके अलावा टोटल एसेट्स जो हुआ करते थे 5,58,055 कितना, वो 558 करोड़, वो बढ़ते बढ़ते 18,87,325 करोड़ हो गया। ये भी शानदार है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो मेनली क्योंकि ये सरकारी कंपनी है तो मेनली जो 66% की जो होल्डिंग है इसमें मतलब पूरी की पूरी मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। तो 66% से यहाँ पर 62.93 हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ हिस्सा बेचा है। FIIs के बाद जो 5.28% की होल्डिंग हुआ करती थी उन्होंने बढ़ा के यहाँ पर 12.68% की है। हालांकि मार्च 2026 में 14% हुआ करती थी, तो यहाँ पे कुछ 2% की यहाँ पे बिकवाली आई है। DIS जिनके पास 21.23% हुआ करता था, उन्होंने घटाते घटाते यहाँ पे 11.91% हो गया है। इसके अलावा पब्लिक 7.19% हुआ करता था, उनका बढ़ते बढ़ते 12.48 हो गया है। तो यहाँ पे मान के चलो 87% जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है एंड ओनली 12.48% ही रिटेल वाले के पास है। तो जो FIIs और DIS इनके पास भी अच्छा अमाउंट है, यानी मतलब 24% के आसपास FII DIS के पास भी है। तो गवर्नमेंट के पास तो है, इसके अलावा FII DIS भी इसको बैंक पे भरोसा दिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये था इसका फाइनेंशियल एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।